So hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. So today I wanted to make this video of perfect timetable, perfect schedule आपका क्या होना चाहिए being an ideal NEET aspirant. And ये वीडियो कोई स्ट्रेटेजी वीडियो, कोई प्लान वीडियो नहीं है. मैं आपको ये नहीं बता रहा ये चैप्टर ये सब्जेक्ट ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे बस लिटरली इंस्टा पे जो डीएम आते हैं कि भैया मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, ये इशू है, वो इशू है, मैं उनका ये सब सुनता हूँ. आई रिस्पेक्ट देयर मेंटल हेल्थ जो भी गुजर है, बट देन आई आस्क अबाउट देयर टाइम टेबल एंड व्हेन देयर गिव देयर होल टाइम टेबल पूरे दिन का, तो मैं लिटरली देखता हूँ लोग अपने पढ़ाई को सिर्फ 2 या 3 घंटे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम 3 या 4 घंटे, उससे ज्यादा दे ही नहीं रहे. इवन इन देयर 12th स्टैंडर्ड जब उनका कुछ महीनों में नीट है, दे आर डूइंग देयर एवरीडे हॉबी, कोई क्लासेस ज्वाइन किए, कोई ड्राइंग क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दिवाली वेकेशन पे बड़े बड़े ट्रिप पे जाना. आप वो सारी चीजें कर रहे हो, फिर आपके एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि आप मेंटली डिप्रेस्ड हो. You should know the heaviness of this word depressed. Depressed वो होता है जिसने अपनी पूरी 100% सब कुछ अपने लाइफ में सब कट डाउन कर दिया है, सारी इंजॉयमेंट कट डाउन कर दी, सिर्फ पढ़ रहा है दिल से, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला ना, वो इंसान डिप्रेस वर्ड करे तो उस वर्ड की भी रिस्पेक्ट रहती है. तो मुझे बस इस वीडियो के थ्रू आप लोग को ये दिखाने की एक्चुअली रियलिटी क्या है. कोटा में लिटरली लोग कोटा में या बड़े बड़े सिटी में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने फैमिली से दूर है, जो डमी स्कूल लेके सिर्फ 24 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देमसेल्फ, उनके साथ आप कंपीट करने वाले हो. ऐसे 22-23 लाख बच्चे नहीं बैठते, उनके साथ आप कंपीट करो और उनके सामने कंपीट करके सीट हासिल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपको यही नहीं पता कि एक आइडियल शेड्यूल, एक आइडियल टाइम टेबल क्या होता है. तो थ्रू माई दिस वीडियो, चाहे आप डमी स्कूल में हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, मैं आपको दोनों टाइम टेबल बताऊंगा एंड ये आपका एक आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए. एंड व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज माई एम आपको दिखाने का ये है कि यू शुड नो द रियलिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन. You should know the actual discipline required for such an exam, जिसमें एक मार्क से इतनी रैंक चेंज हो जाती है. एंड आर यू देयर इवन इन दिस कॉम्पिटिशन और नॉट. इवन इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड वॉचिंग दिस वीडियो, आप अभी से ही रेस से आउट हो कि शायद 12th स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे देख रहे हैं, आप रेस से आउट होने की कगार पे हो. तो ये स्केड्यूल देखो जरा, क्योंकि ये नीट एस्पिरेंट जो मुझे लोग डीएम करते, मैं खुद एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट था. आई वाज इन दिस वर्ल्ड ऑफ 3-4 साल, अभी भी दिस कोटा फैक्ट्री वर्ल्ड की क्या स्केड्यूल, क्या टाइम टेबल होना चाहिए. सो जस्ट आई होप एंड आफ्टर बिफोर टेलिंग एनी स्केड्यूल, मुझे कुछ चीजें बोली कि सबसे पहले 3 आवर की सीटिंग प्रैक्टिस रखो. कोई भी टाइम टेबल, कोई भी टू डू लिस्ट बना लो ना, उससे पहले अपने अंदर ये क्वालिटी लाओ कि 3 घंटा लगातार बैठ सकते हो कि नहीं. क्योंकि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, 3 घंटे के एग्जाम में आपको पहले मिनट पे भी वही फोकस और कॉन्सेंट्रेशन रखना है जो आपको आखिरी मिनट पे रखना है. इस बात को जरा 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचना कि लिटरली आप पढ़ने 1 घंटे बैठ जाओ, आपका टेंशन हिल जाता है. आप उस एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ रहे हो, जब उस पढ़ी हुई नॉलेज को आपको अप्लाई 3 घंटा करना पड़ेगा पहले मिनट से आखिरी मिनट तक, कि आपका फोकस बना रहेगा. अगर 1 मिनट फोकस हटा ना, तो कितने एमसीक्यू आपको चले गए, कितने आप रेस से पीछे हो गए, रेस पीछे के आप आउट ही हो गए हो रेस से. तो पहले तो 3 घंटे सीटिंग प्रैक्टिस रखो, पहले मिनट से आखिर मिनट तक फोकस होना चाहिए बैठ के सॉल्व करने का. वो है तभी तो टाइम टेबल आगे का सुनना, वीडियो आगे का सुनना, अदरवाइज नहीं मत सुनो. एंड एक्सेप्ट स्टडीज, नथिंग शुड बी देयर इन योर शेड्यूल सो फार. मैं अभी का लोग क्लासेस कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, भाई मैं क्या कहता हूँ, ट्यूबलाइट मत बनो लाइफ में. डोंट स्प्रेड योर एनर्जी सो मच, बी लाइक अ लेजर. लाइफ में अगर कोई चीज 100% अटेन करनी है तो लेजर तो बनना पड़ेगा. और इवन एट दिस एज जहां पे आप लिटरली सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, यू आर नॉट एन अडल्ट 25, 30 या 40 ईयर्स के, जो आप लाइफ में सब कुछ मैनेज करने के बाद भी अपना गोल अचीव कर सकते हो. सो एंड नेवर एवर आस्क दिस थिंग कि कितने घंटे पढ़ूं भैया कि एम्स दिल्ली मिल जाएगा, कितने घंटे पढ़ूं कि XYZ कॉलेज मिल जाएगी, कितने घंटे पढ़ूं कि ये कॉलेज. अरे भाई, घंटे क्यों डिसाइड करना है आपको. क्वालिटी वाइज एकदम पढ़ रहे हो कि क्वांटिटी वाइज पढ़ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा. एक टॉपर है जो क्वालिटी वाइज बिना किसी से पूछे कितने घंटे पढ़ रहा हो, सिर्फ 5 घंटे पढ़ के अपने 690 मॉक टेस्ट में ला रहे हैं, लेकिन वो 5 घंटे जो फोकस दिखा रहे हैं ना, शायद आप 15 घंटे पढ़ के भी नहीं ला पा रहे होगे. तो नेवर एवर आस्क, इवन ऐसा नहीं कि बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ ऐसा अशेम में किसी से नहीं पूछूंगा, लेकिन अपने अंदर रखूंगा कि कितने घंटे पढ़ने से नीट क्रैक हो जाता है. ये आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए. आपको कौन सा झाड़ू पोछा बर्तन करना है, कुछ नहीं करना ना, पूरे दिन पढ़ना ही है ना. तो अपना नॉर्मल रूटीन का काम है, जितने कम टाइम में करके अपना जितना एक्स्ट्रा टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो. और ये एक्सक्यूज तो कोई होना ही नहीं चाहिए. एंड आई कैन बिलीव कि जिनके जो आप दिल से पढ़ना चाह रहे हो ना, कि कोई भी पेरेंट आपको काम बोल दे. अगर आपके आंखों में दिख रहा है ना कि आपको एक्चुअली पढ़ना है, तो कोई पेरेंट आपको, कोई भी इंसान, फैमिली मेंबर आपको काम नहीं बोलेगा. एवरीवन विल गिव यू दैट प्राइवेसी कि हाँ जाके पढ़ो. जो लोग कहते हैं भैया तबीयत खराब हो गई, भैया एक्सीडेंट हो गया, भैया ये हो गया, लेट मी टेल यू, बहुत फिलोसफिकल बनूंगा, लेकिन अगर आप ट्रू मैनिफेस्टर होगे ना, अगर आप पढ़ाई को दिल से पढ़ना चाहते हो ना, तो लाइफ में कोई हर्डल नहीं आएगी कि आपको पढ़ाई से रोक सके. कोई तबीयत खराब नहीं होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जो आपको पढ़ाई से रोक सके. और उसके साथ भी अगर इंसिडेंट हो रहा है ना, अगर दिल से कोई चीज चाहोगे ना, तो उस कंडीशन में भी आप पढ़ सकते हो. खुद सोचो, अगर आपको ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है, कितनी बार हुआ आप दोस्तों के साथ एंजॉय करने गए और आपको उस समय तबीयत खराब हो गई, क्या एंजॉय करना बंद कर दिए, या आके अपने रूम में दवाई खा के सो गए. करते हो ना एंजॉय, कि यार दवाई खा के अपना करते हो ना. तो जब वो एंजॉय दवाई खा के कर सकते हो, तो वही दवाई खा के पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते.
थोड़ा सोचो इस बारे में, तब आगे का वीडियो देखो। एंड बिफोर आगे इससे पहले वीडियो देखो, अब नीट का जब से अपडेटेड सिलेबस आ गया, बहुत लोग के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया अब जो मैंने स्टडी मटेरियल लिया था, जो कोचिंग नहीं जा रहा है, जो कोचिंग जा रहे हैं, कि प्लीज एक ऐसा स्टडी मटेरियल बता दो जो अपडेटेड सिलेबस पे हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो यू कैन जस्ट गो विद दिस दिशा पब्लिकेशन एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में प्रमोट की थी, लेकिन ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट अपडेटेड सिलेबस पे एज यू ऑल नो। इसके फीचर्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले तो जो एज पर न्यू सिलेबस एनएमसी आया ऑन 6 अक्टूबर, आपको पता है कि केमिस्ट्री में 9 चैप्टर डिलीट हो गए, बायोलॉजी में 6 चैप्टर डिलीट हो गए, फिजिक्स में 1 चैप्टर डिलीट हो गए, और ये कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए, सबके एक्सपेरिमेंटल ऐड कर दिए गए यहाँ पे। तो ये जो बुक है ना, जैसे मेरे हाथ में बायोलॉजी की 3 अवेलेबल है, इस बुक में वो सारी चीजें हैं। सबसे पहले एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी लोकेटर वाला फीचर एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छा है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन से नोट्स बनी हुई है यहाँ पर, वो लाइंस भी हाईलाइट कर देंगे जो पुराने पीवाईक्यू में आ तो आई हैं। आपको पता है कंप्लीट एनसीईआरटी 1 लाइन फॉर्मेट में यहाँ पे दी गई है, पॉइंट वाइज। आपको 6000 प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक टाइम में पूरा एक फ्लो में चैप्टर पढ़ो, ये कैपेसिटी नहीं है, तो टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ो। एंड लिटरली वैरायटी ऑफ एमसीक्यू, सिर्फ मोनोटोनस एक ही टाइप के एमसीक्यू नहीं है, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, जो वैरायटी ऑफ एमसीक्यू नीट में आ सकते हो, सारे एमसीक्यू भी यहाँ पे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन अपडेटेड सिलेबस, और ये 100% ट्रस्टेड है। लिटरली चाहे कोई भी एमसीक्यू हो, कोई भी हिंट सोल्यूशन, कोई एरर इस बुक में नहीं। इट्स अ परफेक्ट मॉड्यूल फॉर यू ऑल जिनको बाय करनी है, तो अभी तीनों सब्जेक्ट की एक साथ ले सकते हो कॉम्बो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग बुक। आते हम अपने आइडियल स्केड्यूल पे। तो पहले मैंने अपने स्केड्यूल को डिवाइड कर दिया कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका, और जो बच्चे डमी स्कूल में हैं या जो स्कूल नहीं जाते हॉस्टल में उनके लिए। सबसे पहले डमी स्कूल वाले प्लीज अपना स्केड्यूल देख लो। डमी स्कूल वाले चाहे आप 11th में हो 12th में हो, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले मोस्टली मैंने कोचिंग का टाइम आपका मिनिमम 4 या 5 घंटे होता है होगा डमी स्कूल वालों का। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने कोटा और बड़ी सिटी में देखा है कि सुबह 8 से 2 बजे तक लोगों का कोचिंग होता है, तो मैंने वही स्केड्यूल यहाँ पे कोचिंग का ये टाइम रखा है। आपका कोचिंग अगर इवनिंग में, तो प्लीज यही डिट्टो सेम टाइम को इवनिंग में ट्रांसफर करके स्केड्यूल को पूरा समझना ध्यान से। सो 8 AM से 2 PM आपका 6 आवर का कोचिंग होता है। टाइम में डिफर एज आई टोल्ड, शायद अगर आपका मिनिमम 4-5 घंटे कोचिंग में तो जाते होगा, आना जाना कोचिंग अटेंड करना, तो ये आप ये शाम में ट्रांसफर कर लो। फिर जिन बच्चों का 8 से 2 कोचिंग होता है, उसके बाद आप 2 से 3 लंच और रेस्ट, 1 घंटे का रेस्ट लो कोचिंग से आने के बाद। फिर 3 से 6 आपका 3 घंटे का पहला स्टडी स्लॉट। मैंने कहा कि हमेशा स्टडी स्लॉट 3-3 घंटे का ही रखो। आपने स्टडी स्लॉट अपना पहला रखा, चूज अकॉर्डिंगली। देखो ये आफ्टरनून का 3 से 6 टाइम है, तो अगर आप आफ्टरनून में मेरे जैसे बहुत लेजी फील करते हो, तो गो विद द सब्जेक्ट जो आपको सोने ना दे। ऐसे मियरली बैठ के बस बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक पढ़ो मत, सो ही जाओगे। डू समथिंग डिफरेंट। फिर ये आपका है 6 से 7 आपका रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट। 3 घंटे पढ़े तो 1 घंटे का रेस्ट लो, इवनिंग स्नैक्स लो, थोड़ा बाहर जाके घूमो, कोई एक हॉबी नॉट फॉर द हॉबी बट फॉर योर ओन रिफ्रेशमेंट हो करो। बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो 1 घंटे इतना बैडमिंटन मत खेलो कि अब लेथार्जी आ जाए, पढ़ ही ना पाओ। उतना खेलो कि आपका बस माइंड रिफ्रेश हो, कि अपने माइंड को आपको रिचार्ज करना है, इसलिए आपको खेलना है 6 से 7। फिर अगेन 7 to 8:30। अगेन मैं 3 घंटे का स्लॉट नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ा डिनर टाइम हो जाता है। आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप अपने हिसाब से डिनर नहीं कर सकते, आपको मेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो 7 to 8:30 कुछ ऐसा 1.5 घंटे का एक स्मॉल स्टडी स्लॉट अपना ले लो। कुछ ऐसा कर लो जैसे सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने या रिविजन नोट्स बनाने, कुछ 2-4 एमसीक्यू सॉल्व करने, या माइंड मैप्स आपको बनाने थे, या पुराने लेक्चर का कुछ रिवाइज करना था, तो ऐसा काम कर सकते हो। 8:30 to 9:30 1 घंटा अपना डिनर को दो, और अपना जो भी फैमिली, अगर आप दूर रहते हो, हॉस्टल रहते हो, मम्मी पापा से बात करनी है, किसी टीचर से आपको बात करनी है फोन पे, या अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस करना है, तो ये 1 घंटे में वो सारी बात कर लो। बट एवरीडे कुछ टाइम निकालो कि आप किसी से बात करके अपना जो भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, नेगेटिविटी जो चला, आप सब डिस्कस करो। बहुत मूड अच्छा तो भी कुछ ना कुछ डिस्कस करो, जस्ट सिर्फ अपने में मत रहो। मेंटल हेल्थ अपनी ऐसे आप अच्छे छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। डिस्कस विद समवन, बी इट योर टीचर, be it your favorite mentor, be it your favorite friend, और be it your mom or dad or your sibling, your cousin brother, कुछ भी हो, कोई भी हो, पर किसी के साथ दिन में कुछ आधे घंटे 15 मिनट बात करो। और उसके बाद 9:30 to 12:30 आपका एक तीसरा स्टडी स्लॉट रहेगा, और अगर ये मेजर वाला 3 घंटे वाला स्टडी स्लॉट है। और फिर सारे बाड़े से तो 7-7:30 तक आप जब तक सोते हो सुबह, सो जब तक आपका कोचिंग नहीं आ जा रहा। तो आई उससे आपको ये पता चल गया, अगर आपका आपका कोचिंग शाम को है तो इस सब स्केड्यूल आप शाम को कर लो, सुबह अपना स्टडी स्लॉट रख लो। लेकिन मिनिमम आपकी 3 घंटे की 2 बार तो मेजर स्टडीज होनी चाहिए, और वो 3 घंटे फोकस भी आपका बरकरार होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि यार इतने घंटे पढ़ो आपको एम्स जल्दी मिल जाएगा। देखो लिटरली मैंने सिर्फ पढ़ाई रखा, और कुछ आपका टाइम नहीं रखा। बस उतना टाइम रखा कि आप रिफ्रेश हो, आप खाना खा सको, आप सो सको, आप नहा धो सको, बस। उसके अलावा ये 2 साल आपकी लाइफ में कुछ होना भी नहीं चाहिए। कोचिंग का टाइम में वेरी हो सकता है, रफली 5 to 6 आवर लोगों का कोचिंग होता है। डमी वालों को मुझे जो आइडिया है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इफ यू डोंट गो कोचिंग, तो जो कोचिंग का टाइम है वो भी आपका सेल्फ स्टडी का ही टाइम हो गया, तो वो अपने सेल्फ स्टडी में गिन लो एक्स्ट्रा 6 आवर, और अपना स्केड्यूल और प्रॉपरली बना लो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया। अगर आप एक डमी वाले बच्चे हो, इन शॉर्ट आप स्कूल नहीं जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग और नॉट कोचिंग, तो ये आपका स्केड्यूल होना चाहिए। अब जरा नाप लो आप कितने पानी में हो। कमिंग टू द स्कूल गोइंग स्टूडेंट,
देखो स्कूल वाले बच्चों का क्या, एक तो सैटरडे संडे तो आपको छुट्टी मिल रही है, तो आप हफ्ते में 2 दिन हक से आप एक डमी स्कूल वाले बच्चों जैसी लाइफ जी रहे हो। वाई एम टेलिंग दिस पॉइंट कि अल्टीमेटली आप स्कूल जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, आपकी कोई महानता नहीं देखने वाला कि यार इसने स्कूल के साथ क्रैक किया है। जब नीट देने बैठ रहे हो ना, तो एक डमी वाला बच्चा जो स्कूल ना जाके 24 घंटा पढ़ रहा है, तो उसके पास आपसे ज्यादा ही नॉलेज होगी। आप एवरीडे अगर स्कूल जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अपना है ना स्कूल वाला पार्ट थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। तो देखो हफ्ते में ऑफिशियली तो सैटरडे संडे आप स्कूल डमी वाले बच्चों जैसी लाइफ जी रहे हो। उसके अलावा मिनिमम एटलीस्ट आप 1 या 2 लीव लो, छुट्टी मारो। आप अटेंडेंस इशू होगा वो आप मेडिकल के थ्रू या अपने प्रिंसिपल से बात करो, आप इस एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो, डमी ज्वाइन नहीं किया, तो मिनिमम हफ्ते में 1-2 छुट्टी आप एक्स्ट्रा लो। तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 3-4 दिन तक डमी वाले बच्चे की तरह लाइफ जी रहे हो, और बाकी के दिन जो आप स्कूल जा रहे हो वो मैं बताऊंगा कैसे मैनेज करना है। तो हफ्ते में मैं अगर गिन लूं कि आप 3 से 4 दिन स्कूल नहीं जा रहे हो, आप एक डमी वाले बच्चे की तरह लाइफ जी रहे हो, तब तो आपको सेम शेड्यूल फॉलो करना है जो मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर आप जब स्कूल जा रहे हो बाकी के जो 2 दिन, तो मैं रफली एकदम एक्सट्रीम गिन रहा हूं कि आप 7:30 से लेके 3 बजे तक आपका स्कूल का टाइमिंग है। आई नो कुछ लोग 1 बजे आ जाते हैं, कुछ 2 बजे आ जाते हैं। अब मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने एकदम एक्सट्रीम गिन लिया कि सुबह 7:30 से दोपहर के 3 बजे तक आप स्कूल में ही हो। ओके, तो उसके अलावा आप 3 से 4 रेस्ट ले रहे हो, ऑफकोर्स स्कूल से आ रहे हो, खाओगे यार, थोड़ा रेस्ट करोगे। फिर जनरली कोचिंग, जो स्कूल वाले बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनका भी मिनिमम 3-4 घंटे का नीट का कोचिंग तो होता ही है। तो आप 4 to 8 PM मान लो कोचिंग चले गए, फिर 8 to 9 PM अगेन आप डिनर करोगे, थोड़ा फैमिली वालों से बात करोगे, कुछ अपना रिफ्रेशमेंट करोगे, 4 घंटे से कोचिंग के बाद भी आयो। और फिर आपको सिर्फ एक्चुअली स्टडी स्लॉट देखा जाए जो मेजर है वो 9 PM to 12 PM ही मिल रहा है, वो भी बची कुछ एनर्जी के साथ, जो पूरे दिन सब अटेंड करके है उसके साथ, जो मुझे नहीं लग रहा आप लोग का फोकस भी होता होगा। तो आप देख सकते हो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1-3 घंटे का स्टडी स्लॉट आ रहा है, और बाकी बच्चे आपसे कितने आगे जो लिटरली स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा स्कूल कट डाउन करो, और अगर जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन स्कूल में अब आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। स्कूल में जितना एक्स्ट्रा पीरियड आता है ना, गेम्स का पीरियड आया, आर्ट एंड क्राफ्ट का आया, कोई एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है, ये सारे पीरियड्स में अपना पढ़ो। लिटरली ऐसे आपको पीरियड्स में टाइम निकाल के पढ़ना है, क्योंकि आपको उन बच्चों के साथ कंपीट करना है जो स्कूल नहीं जा रहे हो, 24 घंटा पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? तो अगर आप स्कूल में हो ना तो बहुत स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हो। टीचर अपना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आप अपना नीट का ही पढ़ते रहो। यू आर नॉट समथिंग, आप कुछ गलत नहीं करो कि आप वो स्कूल वाले टीचर की बात ना सुन के कुछ गलत काम कर रहे हो। यू आर स्टडिंग ओनली बिकॉज यू नो कि आपको स्कूल वाली पढ़ाई से एमसीक्यू आपके सॉल्व नहीं होने वाले। जो बच्चे स्कूल जाते हैं डिफरेंस फील कर सकते हैं, स्कूल वाले टीचर्स की भी नॉलेज एक हद तक स्कूल वाले बुक जैसी होती है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसी नहीं होती। तो एनिया उनके नॉलेज से आप नीट क्रैक वैसे भी नहीं कर पाने वाले हो। तो आपको स्कूल में अपना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहो तो आप 1 या 2 घंटा स्कूल में भी पढ़ सकते हो, अगर आप ऐसे चीजें करना चाहो तो। एंड उसके अलावा तो आप स्कूल जा रहे हो तो 3 घंटे का आपको सेल्फ स्टडी टाइम मिल ही रहा है। कोचिंग आपको एवरीडे जाना ही है, और बाकी आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो मैं ये सारी, तो आई होप आफ्टर वाचिंग दिस शेड्यूल आपको पता चल गया कि ये एक्चुअल शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अगर हमें एक्चुअली नीट, अब जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, लिटरली कह रहा हूं, अगर इन लोग ने पेपर को थोड़ा टफ नहीं बनाया ना तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। एंड चाहे दोनों सिचुएशन हो, आपके लिए बुरा ही है। पेपर टफ आया तब आपकी एक्चुअल नॉलेज चेक होगी कि कितना आपने हार्डवर्क किया, कितने हाई लेवल के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। और अगर पेपर इजी आ गया तो भी आपके लिए बुरा है, क्योंकि हर एक बच्चा एवरेज से इजी एमसीक्यू तो हर बच्चा सॉल्व करके बैठा है। तो सिचुएशन तभी आपके हाथ में आएगी अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे, ऐसे रखोगे अपने आप को। तो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस जो कुछ आपको आइडिया आया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो और आपको कुछ भी डाउट हो। बाय बाय।